हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप क्लास को देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सारी थ्योरी अपनी कवर कर ली है जो हमें जरूरी था समझने के लिए। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट पे जाते हैं और आज हमें ये तीन टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। जैसे कि शेयर कैपिटल को कितने भागों में क्लासिफाई करा है, उसके बाद रिवर्स कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, एंड उसके बाद सब मिसलेनियस पॉइंट, कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम कल से प्रैक्टिकल प्रॉपर्ली जनरल एंट्री स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जनरल एंट्रीज है। आप कंपनी अकाउंट्स के अंदर या कॉर्पोरेट अकाउंट जो भी आप कह लो, उनके अंदर बेसिकली जनरल एंट्रीज आती है। तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सारा का सारा यहाँ पर है। बट इस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जिस स्टूडेंट ने आज की क्लास ध्यान से नहीं देखी, समझ लो उसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। एंड डालेंगे क्लास नंबर 4। एक तो आप जब भी कोई क्लास देखते हैं तो उस क्लास, जब भी आप अपनी कॉपी में कोई नई क्लास स्टार्ट करते तो कॉपी की हेडिंग में क्लास 4 लिख दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्लास 4 चालू करी, आज का जितना भी लिखने का पार्ट है इस पर क्लास 4 लिख दो। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि मान लो कभी आप रिवीजन करते हैं और आपको समझ नहीं आता कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो कराया था क्लास में अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे करूं, तो आप सीधा ही वो क्लास देख लोगे, पता चल जाएगा हाँ इस क्लास में कराया था। तो एक बेनिफिशियल है ना। तो जब भी आपको कोई, जैसे क्लास 4 आज मैं लिख रहा हूं, तो आप भी अपनी कॉपी की हेडिंग में ऊपर डॉट डेट पे क्लास 4 लिख दीजिए। लिख दो लिख दो लिख दो, लिख दिया, चल धन्यवाद। पीछे के भी लिख लेना, ठीक है ना, याद रहेगा। यही डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम लॉ के पॉइंट से नहीं पढ़ रहे हम, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अकाउंट्स करनी है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। इट रिक्वायर्स अ कंपनी टू शो पहला ऑथराइज्ड कैपिटल, टू शो ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल तो देखो इसका फेमस नेम है, ऑथराइज कैपिटल तो दोस्तों इसका फेमस नाम है, बट हम इसको नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है ना सर। इसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है इशूड कैपिटल, दूसरा आपके पास आता है इशूड कैपिटल, तीसरा आपके पास आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, टाइम गवाएंगे नहीं आज। तो ये तीन कैपिटल को विभाजित करा, इसके बाद और भी छोटे मोटे हैं जैसे कि कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये क्या होता है ये बात की बात है, पर जो मेन तीन है वो ये है, इनके बारे में समझते हैं। लेट अस डिस्कस लेट अस डिस्कस इन डिटेल, लेट अस डिस्कस इन डिटेल, डिटेल में इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला ऑथराइज्ड कैपिटल, पहला ऑथराइज्ड कैपिटल लिखना पड़ेगा सर, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा आपको।
ऑथराइज कैपिटल मीन्स, आप इधर बाकी नाम भी लिख लेना। ऑथराइज कैपिटल मीन्स सच कैपिटल as is authorized by the memorandum of a company, by the memorandum of a company, of a capital नहीं, of a company, memorandum of a company, to be maximum, to be maximum amount of share capital, to be maximum amount of share capital of a company, to be maximum amount of share capital of a company. ये डेफिनेशन लिखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में ये डेफिनेशन लिखी है 2013 कंपनी, वो डाल लीजिए। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इन सिंपल वर्ड, इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल, it is a maximum capital that a company it is a maximum capital that a company can issue for subscription as a share capital. Company can issue for subscription of as a share capital, as a share capital. चलो तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, लिखने वाला पार्ट खत्म हो गया, अब आप जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है। देखिए साहब थोड़ा बहुत यहाँ पर थ्योरी पार्ट है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको लिखवाने की नीड नहीं है और ना इसको जरूरत है। कंपनीज एक्ट 2013 जब आप पढ़ोगे लॉ, तो लॉ के अंदर इसको डीपली समझना जरूरी होता है, डीपली इन द सेंस कि उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। सेक्शन 2 सेक्शन 8 क्या कह रहा है, मेमोरेंडम क्या होता है, ये सब। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि हम लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली अकाउंट पढ़ रहे हैं। हमें अकाउंट के लिए जितना टू दी पॉइंट जरूरत है उतना ही पढ़ना है। अब जरूरत क्या है ये पढ़ो। सबसे पहले समझिए कि मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी क्या होता है। देखिए मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में डिटेल लिखी होती है। जस्ट इमेजिन करिए, आप जब बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो तो बैंक वाला आपको क्या देता है, एक फॉर्म देता है, ओपनिंग फॉर्म। उस ओपनिंग फॉर्म में आप अपनी डिटेल भरते हैं। सिमिलरली वैसा ही एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। तो मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में डिटेल लिखी होती है। कंपनी के बारे में क्या डिटेल लिखी होती है, देखिए कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी जो खोली जा रही है, इनकॉर्पोरेट करी जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों खोली जा रही है। तीसरा, कंपनी की कैपिटल क्या है। अच्छा, जो मेमोरेंडम के अंदर मेमोरेंडम के अंदर 3-4 चीजें होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट के नाम को, मेमोरेंडम एसोसिएशन, प्यार से MOA कहते हैं। अब इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3-4 चीजें होती है। बताया जाता है कि कंपनी का नेम क्या है, ठीक है जी, कंपनी रजिस्टर्ड कहां पर हुई है, ठीक है जी, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की कैपिटल क्या है, ठीक है,
इस तरीके से कंपनी 1% कंपनी है या नहीं, ओपीसी है यानी ओपीसी फॉर 1% कंपनी है यानी, इस तरीके से डिटेल लिखी होती है। कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, इस तरीके से डिटेल लिखी होती है ना। अब ये डिटेल में हमारा सारा महत्वपूर्ण काम क्या है, सिर्फ इस चीज के लिए, जहां हमें नेम से मतलब नहीं कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के बारे में डिटेल होती है। पहली बात तो ये क्लियर करो। दूसरी बात, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है कि कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर, कंपनी का उद्देश्य, कंपनी 1% कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है, इस वाले कैपिटल, इसको बोलते हैं कैपिटल क्लोज। क्या कहते हैं इसको? कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या कहता है? देखिए, कंपनी जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी जब हम खोलते हैं, तो कंपनी के कैपिटल क्लॉज में कुछ अमाउंट हमें डालना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 10 लाख रुपए कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल बतानी होगी। कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है? 10 लाख। अब यहां पर जो आपने अमाउंट डाला होता है दोस्तों, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम, कंपनी खोलते वक्त हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भरना होता है। ये एक डॉक्यूमेंट जमा कराना होता है। किसको जमा कराना होता है? जहां आप कंपनी खोलते हो। कहां कंपनी खोलते हो? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में, आरओसी में कंपनी जाकर खोलोगे। जब आरओसी के पास जाओगे, आरओसी क्या है? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं उसको, आरओसी। और इस आरओसी के पास जाने के बाद आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराओ। जैसे बैंक के पास जाकर बैंक अकाउंट खोलते हैं, ऐसे आरओसी के बाद कंपनी खोलेंगे। जब आरओसी के पास जाकर कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको 2 डॉक्यूमेंट फिल करने होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कंपनी के, वो भी एक डॉक्यूमेंट ही होता है। सिमिलरली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी के बारे में बताया होता है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब आप फिल करोगे तो उसमें कैपिटल क्लॉज आएगा। उस कैपिटल क्लॉज में जितनी कैपिटल आपने फिल करी होगी, उसी कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। समझ में आया? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कंपनी के बारे में डिटेल होती है, अगर उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में जो हमारा कैपिटल वाला क्लॉज है ना, उस कैपिटल क्लॉज में जितना अमाउंट आपने फिल करा होगा वो ऑथराइज्ड कैपिटल मानी जाती है। क्या मानी जाती है जी? ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ये हमारी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल। अब सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, ये तो क्लियर हो गया कि ऑथराइज कैपिटल क्या है। बेसिकली जो अमाउंट हम कैपिटल क्लॉज में लिखते हैं वो ऑथराइज कैपिटल। अब इसमें 100 लाख लिख लो, 1 करोड़ लिख लो, 10 लाख लिख लो, 20 करोड़ लिख लो, 100 करोड़ लिख लो, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा है। बट यहां पर जो अमाउंट लिखा जाएगा वो ऑथराइज। अब ऑथराइज कैपिटल का मतलब समझो, ये मतलब नहीं है, ये तो वो है कि हाँ ऑथराइज कैपिटल हो क्या है, कहां पर लिखी होती है। अब मतलब क्या है ऑथराइज कैपिटल? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए लिखा, ठीक है। अब 10 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर कैपिटल रेज नहीं कर सकते। नहीं, समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए कंपनी कह रही है कि भैया मैं 50,000 शेयर इशू करूंगी, ठीक है जी, और एट द रेट 10 रुपए वाले इशू करेंगे। तो कंपनी के पास कितनी कैपिटल आ जाएगी? शेयर कैपिटल। सर कंपनी की शेयर कैपिटल हो गई 5 लाख, कंपनी की शेयर कैपिटल आ, तो ये ओके, कंपनी कर सकती है, कंपनी कर सकती है। अब कंपनी कह रही है नहीं, मैं ना 80,000 शेयर इशू करेंगे, 50 नहीं 80,000 शेयर इशू करेंगे, 10 रुपए वाला एक शेयर होगा। तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो बन गई 8 लाख। शेयर कैपिटल का मतलब पिछली क्लास में समझाया था, शेयर कैपिटल वो अमाउंट होता है जो आप पब्लिक से रेज करते हो, जो आपको पैसा चाहिए होता है। तो 8 लाख रुपए आप रेज कर सकते हो। अब तीसरा, कंपनी कह रही नहीं 80,000 नहीं, हम 1 लाख शेयर इशू करते हैं, 1 लाख शेयर इशू करते हैं और 1 लाख शेयर एट द रेट 10 रुपए वाले करेंगे। तो 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हम रेज कर लेते हैं। शेयर कैपिटल का मतलब फिर से बोला रहा हूं, वो अमाउंट ऑफ मनी जो आप पब्लिक से रेज करते हैं शेयर इशू करने के बाद। अगर आप 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं और आप 10 रुपए वाले कर रहे हैं, तो जब 1 लाख शेयर बिक जाएंगे तो आपके पास कितना पैसा आएगा? 10 लाख रुपए। इसी को शेयर कैपिटल कहते हैं। अब कह रही है नहीं, कंपनी कह रही है नहीं, मैं 1.5 लाख शेयर इशू करूंगी। मैं कितने शेयर इशू करूंगी? 1.5 लाख शेयर इशू करूंगी। 1,50,000 शेयर इशू कर रही है कंपनी एट द रेट 10 रुपए वाले, ठीक है जी। तो कितना आ गया जी? 15 लाख रुपए। तो क्या कंपनी 15 लाख के शेयर इशू कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैक्सिमम शेयर वो 10 ही लाख के कर सकती है। मतलब जो अमाउंट आपने कैपिटल क्लोज में लिख दिया है उससे ज्यादा रुपए के शेयर इशू नहीं किए जा सकते। ये मतलब होता है ऑथराइज कैपिटल का। मतलब जो आपकी ऑथराइज कैपिटल, पहले तो समझ में आ गया ऑथराइज कैपिटल क्या है।
कहां पर पता चलेगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी का, उसमें जो कैपिटल वाला क्लोज होता है, उस कैपिटल क्लोज में जो अमाउंट लिखा होता है वो ऑथराइज कैपिटल होती है। अब ऑथराइज कैपिटल आपको क्या दे रहा है? आपको ऑथराइज दे रहा है, मैक्सिमम कैपिटल बता रहा है कि भैया इससे ज्यादा रुपए के शेयर कैपिटल आप रेज नहीं कर सकते। मतलब अगर आप यहां पर 10 लाख लिखते हो ना, तो 10 लाख रुपए तक के ही शेयर इशू करोगे। 10 लाख शेयर नहीं, 10 लाख रुपए तक के शेयर इशू करोगे, उससे ज्यादा के शेयर आप इशू नहीं कर सकते। राइट, समझ में आ गया? तो यहां पर आपकी कुछ कहानी आ गई कि कंपनी 1.5 लाख शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि 1.5 लाख शेयर इशू करेगी 10 वाले तो 15 लाख की शेयर कैपिटल हो जाएगी, जो क्या है, आउटसाइड द लिमिट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। मतलब ऑथराइज कैपिटल से ये एक्सीड कर गई, एक्सीड कर गई। ऑथराइज कैपिटल से, क्लियर है जी? तो ऑथराइज कैपिटल से ये एक्सीड कर गई। तो ऑथराइज कैपिटल जो भी आपकी होगी, देखिए ऑथराइज कैपिटल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 10 लाख, आप 100 लाख कर दो, 1 करोड़ कर दो, आप 100 करोड़ कर दो, वो आपकी मर्जी है। सर क्या अगर मान लो कल को मैंने यहां पर 10 लाख कर दिया, शुरुआत में मैंने देखा कि यार इतने इसमें नई नई कंपनी खोली है, 10 लाख की कैपिटल कौन है, ज्यादा होता है, 10 लाख कर दिया, बट जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई तो 10 लाख कम लगने लगा, तो क्या हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, कंपनीज एक्ट अलाउ करता है। कंपनी एक्ट कहता है कि देखिए कुछ आपके पास कुछ वोटिंग राइट्स होने चाहिए। आपके पास 75% के अगर शेयर होल्डर एग्री हो जाते हैं, 75% शेयर एग्री हो जाते हैं, तो आप अपने मेमोरेंडम की कैपिटल क्लॉज को चेंज कर सकते हो और उसको 10 लाख से बढ़ाकर एक्सीड कर सकते हो। इसमें आरओसी की परमिशन भी लगती है और शेयर होल्डर की भी लगती है। हालांकि ये तो लॉ हो गया, हमें लॉ से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो लॉ पढ़ ही नहीं रहे, हम तो क्या पढ़ रहे हैं, बस ये है कि हाँ कल को अगर आपको इस कैपिटल के अमाउंट को बढ़ाना होगा तो आप उसको बढ़ा सकते हो। आपको थोड़ी परमिशन चाहिए होगी शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर का अगर एग्री हो जाते हैं तो आप इस अमाउंट को भी एक्सीड कर सकते हो। तो क्लियर हो गया जी, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल समझ में आ गया। मेमोरेंडम के कैपिटल क्लोज में जितना अमाउंट लिखा होगा वो ऑथराइज कैपिटल कहलाएगी, और इस अमाउंट से ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकता। जितना पैसा लिखा होगा उतना ही कर सकता, इससे कम कर लो चलेगा, पर इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। क्लियर है जी? विद इन लिमिट, ये क्या बोलेंगे हम? विद इन लिमिट, विद इन अ लिमिट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल की लिमिट में है ये, जितनी ऑथराइजेशन दी थी यहां इतना ही कर सकते हैं, उसकी लिमिट के अंदर अंदर हमने इशू कर रखे। इशू करना मतलब शेयर मार्केट में लॉन्च कर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया जी? चलिए अब अगली कहानी आती है किसकी? इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल, यहां तो हमने, एक बार इसको पढ़ो यार, एक बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा। ऑथराइज कैपिटल पढ़िए एक बार, क्या लिखा हुआ है? ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है सच कैपिटल एज ऑथराइज बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। कंपनी के मेमोरेंडम में जितनी कैपिटल लिख दी गई होगी वही ऑथराइज कैपिटल लगेगी। इसका मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आप रेज कर सकते हो। राइट, समझ में आया? नीचे मैंने और सिंपल वर्ड में लिख दिया कि भैया ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है एक मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू। इशू मतलब बाहर सेल करना, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ अ शेयर कैपिटल। मतलब बाहर कितने रुपए के शेयर इशू कर सकती है? सिर्फ इतने के शेयर कर सकती है, अप टू दिस। अगर ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है तो उससे ज्यादा के नहीं कर सकती। ये लो जी, बेसिक बातें सारी क्लियर करता हुआ चलूंगा, क्योंकि कल को जब मैं आपको एडवांस चीजें पढ़ाऊं तो आपको ऐसा ना लगे कि हाँ यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। चलिए, तो इसके बाद आ जाते हैं सर इशूड कैपिटल। लिखेंगे जल्दी, इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। अब आप लिखना चालू करिए मेरे साथ साथ। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। it includes it includes
नहीं, इतना ही ठीक है। इन सिंपल वर्ड, issued capital means such capital, issued capital means such capital as the company issue from time to time, issue from time to time for subscription। अब पहले तो ये सब्सक्रिप्शन क्या है, इशूड क्या है, पहले इसका मतलब समझिए। मैं इशूड कैपिटल तो बाद में समझाऊंगा, पहले समझिए क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल कि मेरी कंपनी है, मान लो हमारी कंपनी है और हमने ना बाहर मार्केट में अपने शेयर को बेचना है। अब अपने शेयर को बेचना है, ठीक है सर, क्यों बेचना है? क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है, हमें कंपनी को ग्रो करना है, तो शेयर बेचूंगा तो पैसे आएंगे। ओके, अब जब मैं अपनी कंपनी के शेयर बाहर मार्केट में सेल करने के लिए दे देता हूं ब्रोकर्स को, दलाल जो होते हैं ना, वो उसके थ्रू शेयर बेचा जाता है। सर हम डायरेक्टली शेयर सेल नहीं कर सकते? नहीं, सेबी, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक अथॉरिटी है, ये एक आपके पास सेबी क्या कहती है? सेबी कहती है सर कि आप कोई भी कंपनी अपने शेयर डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेच सकती, वो किसी ब्रोकर के थ्रू ही शेयर बेचेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कई कई बैंक आपके अकाउंट खोलते हैं कि हाँ भाई हमसे डीमैट अकाउंट खुलवा लो, आपके पास कॉल भी आता होगा कि डीमैट अकाउंट खुलवा लो। डीमैट मतलब ऑनलाइन जब शेयर आप बेचते हो तो डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसमें आप ऑनलाइन शेयर खरीदा बेचा जा सकता है, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग मतलब शेयर को खरीदना बेचना मीन्स ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब शेयर को खरीदना बेचना ऑनलाइन, तो इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और डीमैट अकाउंट जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है वो बैंक ब्रोकर होता है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने डीमैट अकाउंट आपको दिया तो आईसीआईसीआई बैंक ब्रोकर है, तो आईसीआईसीआई बैंक आपकी हेल्प कर रहा है आपको शेयर खरीदने बेचने में, तो ब्रोकर के थ्रू ही खरीदा शेयर को खरीदा बेचा जा सकता है। अब मैंने अपनी मार्केट में शेयर को बेचने के लिए डाल दिया, ब्रोकर को दे दिया कि मेरे शेयर इतने इतने बेचने हैं आपको, ठीक है सर, तो शेयर बेचने के लिए जो डालूंगा उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। क्या बोला, समझ में आया? तो इशू ऑफ शेयर का मतलब है शेयर बेचने के लिए आपने दे दिए, ठीक है जी। अब मैं एज आपका आपने अपनी कंपनी के शेयर बाहर मार्केट में इशू कर दिया, तो क्या बोलूंगा, क्या बोलोगे हिंदी में? बेचने के लिए आपने मार्केट में भेज दिए कि हाँ ये आप बेचने के लिए छोड़ दो। अब मैं एज अ बायर आपकी कंपनी के 10,000 शेयर खरीद लेता हूं, आपने ना 1,00,000 शेयर मार्केट में बेचने के लिए रखे हैं और मैंने आपकी कंपनी के 10,000 शेयर खरीद लिए, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना। क्या करना? सब्सक्राइब करना। तो जो पर्सन आपकी कंपनी के शेयर खरीदता है मतलब आपकी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर लिए, तो इधर परचेज और सेल वर्ड का यूज ना करके इशू और सब्सक्राइब वर्ड का यूज करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इशू का मतलब क्या है? इशू का मतलब यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इशू का मतलब है सेल करने के लिए दिया, और सब्सक्राइब का मतलब है खरीद लिया। समझ में आ गया? ये इंग्लिश लैंग्वेज है सेल और परचेज तो, बट यहां पर कंपनीज में इसको इशू और सब्सक्राइब करते हैं, सेल ऑफ शेयर ना बोल के इशू ऑफ सब्सक्राइब कहते हैं कि शेयर बेचने के लिए शेयर मार्केट में लाए तो इशू ऑफ शेयर, और किसी ने अगर खरीद लिए शेयर तो सब्सक्राइब ऑफ शेयर। राइट? क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? चलो अब आ जाता है, ये क्या कहता है भाई इशूड कैपिटल होती क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल समझाने यूज करते हैं, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल गिवन है, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल गिवन है 10 लाख रुपए। इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया कि कंपनी मैक्स टू मैक्स इतने शेयर ही मार्केट में बेच सकती है, इतने से ज्यादा के रुपए के शेयर मार्केट में नहीं बेच सकती। अब कंपनी ने क्या करा, कहा कि अभी हमें 10 लाख की नीड है नहीं, तो कंपनी ने क्या करा, 10 लाख बहुत छोटा अमाउंट हो गया, 100 लाख लिख लेते हैं इसको। ये ऐसा लगता है 10 लाख कुछ भी नहीं है, 100 आज के टाइम तो 1 साल का पैकेज होता है 10 लाख रुपए ना जनरली, तो 100 लाख की ऑथराइज कैपिटल है। इसका मतलब है कि 100 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर इशू मार्केट में नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। अब कंपनी ने कहा कि अभी तो मेरे को पैसे की जरूरत पड़ रही है, पर हमें इतने पैसे की जरूरत नहीं है, हमें अगर 20 लाख रुपए मिल जाए तो हम अपने शेयर इशू मार्केट में कर देंगे। मतलब हमें 20 लाख रुपए चाहिए, अभी हमें कितने पैसों की जरूरत है? 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो हम इतने ज्यादा पैसे क्यों डिमांड करें मार्केट से जब हमें उतनी जरूरत नहीं है? हमें 20 लाख की पैसों की जरूरत अपने एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो 20 लाख की जरूरत है। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने सर
20,000 शेयर मार्केट में क्या कर दिए, बेचने के लिए तैयार कर दिए, जो कि एक शेयर 100 रुपए का था, 100 रुपीज ईच। जरूरी नहीं हर बार शेयर 10 रुपए का ही होगा, कहीं कहीं 100 रुपए का भी होता है। पहली बार इशू करने पे जो शेयर की प्राइस होता है उसको फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, राइट। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 20,000 शेयर 100 रुपए वाले मार्केट में क्या करा, बेचने के लिए रख दिया। इसको कहते हैं सर जो भी इधर अमाउंट आएगा। अच्छा 20,000 शेयर 100 रुपए वाले कितने के हो गए, 20 लाख रुपए हो गए। तो कंपनी ने 20 लाख के शेयर मार्केट में इशू कर दिए। इस अमाउंट को क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल कहते हैं। सिंपल है। तो इशूड कैपिटल क्या हो सकता है, इशूड कैपिटल ऑथराइज से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब कंपनी के पास 20 लाख रुपए आ गए, तो कंपनी ने क्या करा, नेक्स्ट ईयर कहा कि और पैसों की जरूरत है, तो लो और शेयर मार्केट में ले आते हैं। तो कंपनी ने नेक्स्ट ईयर पे फिर 50,000 शेयर 100 रुपए वाले फिर से इशू कर दिए। तो नेक्स्ट ईयर फिर से इशूड कैपिटल अलग हो गई। तो हमने कहा भाई 50,000 शेयर जो 100 रुपए वाले मार्केट में बेचने के लिए रखे हैं 50 लाख, इस 50 लाख को हम क्या कहेंगे, इशूड कैपिटल। क्लियर हो गया जी। अब हमारे पे 20,000 शेयर पहले करा, 50, 80 हो गए और 70 हो गए, 30 और कर सकता हूँ, 100 लाख, उससे ज्यादा और नहीं कर सकता। तो अब कंपनी आगे फर्दर और इशू करना चाहे तो फिर तब 30 लाख और कर सकती है, 30 लाख के शेयर इशूड कैपिटल के कर सकती है, उससे ज्यादा के शेयर 30,000 शेयर और कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं इशूड, इशू ऑफ शेयर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करने का प्रोसेस है इशू ऑफ शेयर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इशूड कैपिटल। अब आया था अगला तीसरा पॉइंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कैपिटल लिख रहा हूं सबके पीछे, ठीक है ना। कई कई बच्चे स्टूडेंट क्या समझते हैं, ये होता है ऑथराइज कैपिटल इतनी, तो 20,000 इशूड हो गया। इशूड सर, इशू तो करे है शेयर, पर कैपिटल तो ये है ना, कैपिटल ये है सर, जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो होती है कैपिटल, अमाउंट में होता है कैपिटल हमेशा, राइट। शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं तो सब्सक्राइब कैपिटल की बात कर रहा हूं, ये भी दोस्तों अमाउंट में ही होगा। सब्सक्राइब का मतलब क्या है, कितने लोगों ने खरीदा, बस उसको बोलते हैं सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल दोस्तों इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। which is for the time being subscribe time being subscribed by the member of a company। लो जी, तो अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो गया, अभी मैंने आपको पूरी कहानी समझाई थी, एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 100 लाख, ठीक है। तो कंपनी मैक्स टू मैक्स कितनी कैपिटल रेज कर सकती है, 100 लाख रुपए की कैपिटल रेज कर सकती है। अब कंपनी ने इस 100 लाख में से अभी करंटली कितनी कैपिटल इशूड करी है, तो इशूड कैपिटल कैसे कराए, इन्होंने कम से कम 50 लाख रुपए की कैपिटल इशू कर दी। मतलब इसका मतलब 50 लाख रुपए की कैपिटल ये रेज कर रहे हैं पब्लिक से। कैसे कैसे रेज करी, 50,000 शेयर इन्होंने मार्केट में इशू करे एट द रेट 100 रुपए वाले, 100 रुपए ईच। तो मार्केट में अब इनके 50,000 शेयर घूम रहे हैं, कोई बेचने के लिए बिकने के लिए घूम रहे हैं। अब जो पर्सन खरीद लेगा। अब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, एक प्रोसेस होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इतना टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप अगर शेयर खरीद लेते हैं तो बढ़िया, नहीं तो फिर खत्म कहानी। तो एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर खरीदना है, लेट्स सपोज 1 साल के अंदर अंदर आपको शेयर करना है। एग्जांपल ले रहा हूँ बस, 1 साल, जरूरी नहीं है, लॉ में लिखा हुआ है। एक टाइम पीरियड देखते हैं कि 1 लाख 1 साल के लिए हमने शेयर इशू करे। तो अब कंपनी ने 1 साल के अंदर देखा कि कितने शेयर खरीद लिए गए हैं और कितने शेयर नहीं खरीदे गए हैं। जो शेयर बिक गए उनको सब्सक्राइब्ड ऑफ शेयर कहेंगे। ये शेयर सब्सक्राइब हो गए मतलब बिक गए, मतलब जिन्होंने खरीद लिए शेयर वो बिक गए।
हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना, हम तो कंपनी है। और जो शेयर नहीं बिके, उनको अनसब्सक्राइब्ड ऑफ शेयर कहेंगे। तो इसी बहाने जो शेयर नहीं बिके उनको अनसब्सक्राइब ऑफ शेयर कहेंगे। जो शेयर बिक गए उनको सब्सक्राइब्ड ऑफ शेयर कहेंगे, और जो शेयर नहीं बिके उनको अनसब्सक्राइब्ड ऑफ शेयर कहेंगे। मान लो इनके ना 47,500 शेयर बिक गए, तो हमने कहा 47,500 शेयर इनके सब्सक्राइब्ड हो गए। कितने रुपए वाले सब्सक्राइब हो गए? 100 रुपए वाले। तो हम क्या कहेंगे भाई, 47,50,000 रुपए के शेयर हमारे बिक गए, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसी बहाने आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो शेयर नहीं बिके, कितने नहीं बिके भैया? 2,500 शेयर नहीं बिके, तो 2500 शेयर @ 100 रुपए वाले 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपए के शेयर अभी आपके नहीं बिके, इसको अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल चाहिए। अब चैनल अनसब्सक्राइब मत कर देना, एक बार सब्सक्राइब कर दिया तो कर दिया बस, फिर वो अनसब्सक्राइब नहीं होता। दिस इज द कॉन्सेप्ट। मतलब अब देखिए, जितने शेयर आपने इशू करे उसमें से कितने बिक गए और कितने नहीं बिके। जो बिक गए, जितने रुपए के बिक गए उसको सब्सक्राइब कैपिटल लगेंगे, जितने बिके नहीं बिके उसको अनसब्सक्राइब कहेंगे। क्लियर हो गई जी? बात समझ में आ गई? ये हो गया आपके पास सब्सक्राइब कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अभी सब्सक्राइब कैपिटल के भी फर्दर 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब कैपिटल को भी फर्दर 2 भागों में क्लासिफाई करा। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। एक बोला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक बोला सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब देखिए ये बात आपको तभी अब समझ में आएगी जब आप एक प्रोसेस समझेंगे, क्योंकि ये चीजें समझ नहीं आएगी फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है। उससे पहले आप समझिए कि जब मैं कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के बाद का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ शेयर इशू। शेयर इशू करने का क्या प्रोसेस? देखिए, मैं एक प्रोसेस आपको टू दी पॉइंट ऑफ लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, एक जनरल प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है ना? तो एक तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है लॉ के तरीके से क्या बताया गया है, किस तरीके से आप शेयर को इशू करते हैं। मैं वहां बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमें लॉ पढ़ना ही नहीं है। मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूं कि लॉ हमें नहीं पढ़ना। पर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर इस चीजों को लॉ से कंपेयर करने लग जाते हैं कि देखो लॉ में तो हमने ऐसा पढ़ाया था और यहाँ पर अकाउंट के टीचर ने हमें ये पढ़ाया, इसको तो पता ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि आप लॉ में आना, मैं आपको लॉ में भी वही चीज बताऊंगा जो वहां पर लॉ में पढ़ा था। पर लॉ को लॉ की तरह से पढ़ना चाहिए, अकाउंट को अकाउंट की तरह से पढ़ना चाहिए। हमें एक जनरल प्रोसेस समझना है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि कंपैरिजन ना करें लॉ से अकाउंट को, ठीक है ना? नहीं तो कंपेयर करने लग जाते थे। हम भी करते थे अपने टाइम पे, जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं पढ़ता था तो मैं भी अपने टाइम पे कंपेयर करने लग जाता था कि भैया लॉ में तो इस तरीके से प्रोसेस बताया, यहाँ पर टीचर ने, अकाउंट के टीचर ने इस तरीके से। तो अकाउंट के टीचर का पर्सपेक्टिव अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाता वो, राइट? चलिए, अब आ जाते हैं कि प्रोसेस को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लिख भी रहा हूं यहां पर, जनरल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, कंपनी मान लो 50,000 शेयर इशू करती है, ठीक है, @ 10 रुपए वाले।
अब जिस पर्सन ने ये शेयर खरीदा वो दो तरीके से पेमेंट कर सकता है। एक तो पेमेंट कर सकता है लमसम। लमसम का मतलब होता है एक साथ। मान लो मिस्टर ए थे और मिस्टर ए हैज सब्सक्राइब्ड 10,000 शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच। मिस्टर ए ने 10,000 शेयर इशू कर खरीद लिए। मिस्टर ए ने 10,000 शेयर सब्सक्राइब करे 10 रुपए वाले। अब मिस्टर ए के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मिस्टर ए 10,000 शेयर की पेमेंट एक साथ कर दे, मतलब लमसम कर दे। लमसम कहते हैं एक साथ पेमेंट करने को। और या तो ये पेमेंट क्या करते हैं, एक साथ ना करके इंस्टॉलमेंट में कर दे। बस दो ही तरीके होते हैं भाई। अगर आप कोई सामान खरीदते हो, मान लो आपने मोबाइल खरीदा, तो आपके पास भी तो दो ही ऑप्शन है। या तो आप इंस्टॉलमेंट में मोबाइल खरीद लो, ईएमआई में, इजी इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई का मतलब है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। या आप क्या कर लो, इकट्ठा पेमेंट कर दो। ठीक है सर। तो अगर मिस्टर ए लमसम इसकी पेमेंट कर देता है, तो मिस्टर ए ने कितने शेयर खरीदे सर, 10,000 शेयर। कितने रुपए वाले भाई, 10 रुपए वाले। तो मिस्टर ए क्या करेगा, फुल्ली पे कर देगा, फुल्ली पे करेगा। 10,000 शेयर खरीदे 10 रुपए वाले, तो मिस्टर ए 1,00,000 रुपए पे करके कर देंगे। तो मिस्टर ए ने जो शेयर खरीदे उसको बोलेंगे सब्सक्राइब। ठीक है जी, मिस्टर ए ने जो शेयर खरीदे उसको बोलेंगे सब्सक्राइब। और क्योंकि उसने पूरा पे कर दिया उस शेयर का मनी, इसको बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। लो जी, बात समझ में आ गई। क्या बोलेंगे इसको, चलो इसको यहां नहीं लिखूंगा, आगे बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो जिस पर्सन ने शेयर खरीदा, जिस पर्सन ने शेयर को सब्सक्राइब करा और उसका शेयर का पूरा पैसा एकदम ही कंपनी को दे दिया, तो हम कहेंगे सब्सक्राइब तो करा ही, साथ में पूरे पैसे भी दे दिए। अब आपको नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब समझ में आ गया। सब्सक्राइब करा पर अभी तक पूरे पैसा नहीं आया, वो इस केस में होता है। वो इस केस में होता है कैसे। अब देखिए इंस्टॉलमेंट का सिस्टम क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। इंस्टॉलमेंट का सिस्टम ये होता है, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो वो कुछ इंस्टॉलमेंट बना लेती है। इंस्टॉलमेंट बनाने का तरीका होता है कि इसने क्या करा, इसने कुछ इंस्टॉलमेंट बनाया। इसने कहा कि देखिए मैं ऐसा बनाऊंगा, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए। अब इसके नाम दिए, कुछ नाम क्या दिए। पहला बोला इशू, एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है सर। दूसरा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जिसको हम प्यार से इशूड मनी, अलॉटमेंट मनी भी कहते हैं। फिर फर्स्ट कॉल मनी, और फिर सेकंड। अब जो लास्ट होता है, देखिए जो लास्ट होता है, देखो फर्स्ट ये रहा, सेकंड और थर्ड भी हो सकता है, राइट। फर्स्ट और सेकंड में भी खत्म हो सकता है, फर्स्ट में भी खत्म हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में भी खत्म हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी को कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना चाहती है सब्सक्राइबर से, ठीक है, मेंबर से। तो अगर मान लो मैंने सेकंड में खत्म करा, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। समझ में आ रहा है। तो अगर ये सेकंड ना होकर थर्ड में खत्म होता तो सेकंड कॉल ऊपर कहता, थर्ड एंड फाइनल कॉल नीचे कहता। होप आप समझ गए हो। मतलब जो लास्ट होगी उसमें फाइनल का वर्ड यूज करते हैं। अब समझना कहानी किस तरीके से कंपनी कैसे करे। कंपनी कहती है जो पर्सन हमारी कंपनी का शेयर खरीदेगा, जिस टाइम वो शेयर खरीदने जाएगा उस टाइम सबसे पहले उसको 2 रुपए के हिसाब से पे करना होगा। मतलब कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें मिस्टर ए की उसकी, तो मिस्टर ए जिस दिन मिस्टर ए ने शेयर खरीदे थे उस दिन मिस्टर ए क्या करेंगे, 2 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से पे करेंगे, 20,000 रुपीज पे करेंगे ऑन अ फर्स्ट डे ऑफ सब्सक्राइब ऑफ शेयर। मान लो मैं मिस्टर ए हूं, मैंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे। एक लाइट खराब हो गई। मान लो मैं मिस्टर ए हूं, मैंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है सर। अब आपने कहा कि भाई आप इंस्टॉलमेंट में शेयर पेमेंट कर सकते हो। तो जिस टाइम मैं शेयर खरीदूंगा तो मैं सीधा आके बोलूंगा कि भाई मुझे आपकी कंपनी के 10,000 शेयर चाहिए, नहीं। मैं क्या करूंगा, 10,000 शेयर इंटू 2 20,000 रुपए आपको जमा कराऊंगा और मैं बोलूंगा कि ये लो भैया आपके बयाना, क्या बोलूंगा, बयाना, ये लो बयाना 20,000 रुपए जो मैं 2 रुपए के हिसाब से पे कर चुका हूं एट द टाइम ऑफ इशू। जिस टाइम आपने इशू करा था उस टाइम पर मैंने सब्सक्राइब कर लिए,
तो जितना आपने इशू का पैसा मांगा था कि हाँ जिस पर्सन ने हमारे शेयर सब्सक्राइब करने हैं उसको बयाने के तौर पे 2 रुपए देने होंगे, 2 रुपए देने होंगे। जब आप कोई लैंड खरीदने जाते हो, घर खरीदने जाते हो, तो बयाना देते हो ना कि भाई ये शेयर किसी को मत बेचना, ये घर किसी को मत बेचना, ये लैंड किसी को मत, ये हमारे नाम पे हो गई, अब हम धीरे धीरे पैसा देंगे आपको। वही है खेल। जब आप किसी को प्लॉट खरीदने जाते हो या घर खरीदने जाते हो तो आप उसको बयाना के तौर पे कुछ पैसा दे देते हो कि हाँ भैया ये पैसा आप किसी को मत देना, ये पैसा कह रहा हूँ, ये प्लॉट आप किसी को या ले लैंड किसी को मत बेचना, अब ये लैंड हमारे नाम पर है, हम आपका पैसा धीरे धीरे देंगे। पर अगर आपने पैसा नहीं दिया तो बयाना आपका जब्त हो जाता है। इसको फोरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं, जब्त करना, फोरफीचर ऑफ शेयर, यही तो है बस, और क्या है। ठीक है सर, वो तो बात की बात है। चलो, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, जो भी पर्सन कंपनी के शेयर इंस्टॉलमेंट में खरीदना चाहता है तो वो इशू के टाइम पर बयाना देगा, जिसको इशू के टाइम पे 2 रुपए कंपनी मांग रही है कि भाई जिस पर्सन को पैसा देना, सब्सक्राइब करना है, जैसे मैं 10,000 शेयर खरीदना चाहता हूँ आपकी कंपनी के, तो मैं आपको 2 रुपए के हिसाब से पे कर दूंगा 10,000 रुपए। अब मैंने आप पे कर दिया तो मैंने आपसे ये आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट सा बन गया कि हाँ अब ये 10,000 शेयर आप किसी और को नहीं बेचोगे, ये मुझे ही दोगे और मैं आपको धीरे धीरे पैसा दूंगा। ठीक है, तो इशू करते टाइम, सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, जिस टाइम आप सब्सक्राइब करोगे उस टाइम पे आपको इतना देना होगा। अब मेरे 10,000 इंटू 2 के हिसाब से दिया। अब मैंने कहा सर मुझे ना वो क्या कहते हैं शेयर कम मिलेगा, मुझे शेयर कम मिलेंगे, मैंने आपको पैसा दिया ना, मैंने आपके शेयर खरीद लिए, अब बताओ मुझे शेयर कम मिलेगा। तो कंपनी ने कहा आपको शेयर देते हैं, देखो। तो कंपनी ने 1 हफ्ते बाद उसको शेयर दिए। अब जब उसको शेयर दिए, मतलब शेयर अभी हैंडओवर नहीं हुए, पहले आपने शेयर खरीदे, अप्लाई करा, अप्लाई करना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक अप्लाई भी कह सकते हो कि हाँ आपने अप्लाई करा और अप्लाई करने पर आपने 2 रुपए के हिसाब से पे कर दिया। अप्लाई करा आपने 2 रुपए के हिसाब से पे कर दिया, ठीक है जी। कंपनी के पास 20,000 रुपए आ गए, 10,000 शेयर के 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट हो गई। अब कंपनी जिस टाइम शेयर देगी, किसको देगी, जो शेयर होल्डर है, जिसने खरीदे, सब्सक्राइबर, मेंबर, उसको जब शेयर देगी तो कंपनी कहेगी भाई एट द टाइम ऑफ शेयर देना, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं उसको, अलॉटमेंट। मतलब आप मुझे शेयर दोगे, आपकी कंपनी है, मैंने आपके शेयर खरीदे, आप मुझे जब शेयर दोगे फिजिकल फॉर्मेट में हैंडओवर करोगे या नॉट फिजिकल फॉर्मेट में, फिजिकल फॉर्मेट में करो या वैसे कर लो नॉर्मल ऑनलाइन, तो जब भी आप मुझे शेयर हैंडओवर करोगे तो उस टाइम पे भी आप कुछ पैसा इंस्टॉलमेंट लोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं उसको, अलॉटमेंट मनी। कि हाँ कि अभी तो मैंने अप्लाई करने के लिए आपको दिया बयाने के तौर पे 20,000 रुपए कि हाँ ये 10,000 शेयर मेरे हो गए, अब आप मुझे शेयर हैंडओवर कर रहे हो। अब जब आप मुझे शेयर हैंडओवर कर रहे हो तो आप में से कह रहे हो कि भैया 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट के टाइम पे आपको देना। अलॉटमेंट मतलब आया, जब आप कंपनी शेयर देती है सब्सक्राइबर को तो अलॉट कर रही है, शेयर दे रही है, अलॉट कर रही है शेयर को, तो उस टाइम भी पैसा मांगती है। तो अब मुझे अगली इंस्टॉलमेंट भरनी होगी 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, जब भी डेट होगी अलॉटमेंट की तब भरनी होगी। वो कंपनी सारा बता देती है कि इस टाइम पे आपको पैसा देना होगा डेट के साथ, 30,000 रुपए आपको और भरने होंगे। भर लिया जी। अब कंपनी कहती है आप कुछ टाइम बाद रुककर हम आपसे पहला पैसा मंगाएंगे, कुछ पैसा और मंगाएंगे क्योंकि शेयर का पैसा पूरा दोगे, हमने इंस्टॉलमेंट खरीदा है। तो अब धीरे धीरे करके पैसा मंगाया जाता है कि हाँ उसके बाद कुछ 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर 3 रुपए के हिसाब से पैसा मंगाएंगे, इसको हम फर्स्ट कॉल मनी कहेंगे, और फिर 2 रुपए के हिसाब से मंगाएंगे, इसको फाइनल कॉल मनी कहेंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मनी कुछ टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड पहले ही शेयर होल्डर को बता दिया जाता है। 10,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से 30,000 फर्स्ट कॉल मनी हो गई, और फाइनल कॉल हो गया आपके पास 10,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए फाइनल। इस तरीके से पेमेंट होती है। तो जिस टाइम शेयर सब्सक्राइब करेंगे उस टाइम कुछ पैसा देंगे अप्लाई के तौर पे, बयानी के तौर पे। जिस टाइम कंपनी हमें शेयर अलॉट करेगी फिर हमें कुछ इंस्टॉलमेंट देनी होगी, फिर जब डेट होगी तब तक पैसा हमें देना होगा। अब मिस्टर ए ने चाहे ऐसा खरीदा हो, चाहे मिस्टर ए ने ऐसा खरीदा हो, चाहे मिस्टर ए ने लमसम करा हो, तो मिस्टर ए ने सब्सक्राइब करने के बाद पूरा का पूरा पैसा पे करा या नहीं करा, यस कर दिया। तो जो शेयर होल्डर सब्सक्राइब करने के बाद शेयर का पूरा पैसा चुका देता है उसको कहते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जो मेंबर, जो शेयर होल्डर, अच्छा लग रहा है, शेयर सब्सक्राइब करने के बाद जो शेयर होल्डर शेयर सब्सक्राइब करने के बाद शेयर का पूरा पैसा कंपनी को पे कर देता है,
उसको सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहते हैं। लो जी, बात समझ में आ गई अब आपके। अब मान लो कि अभी तक मैंने उससे फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी नहीं मंगाई, अभी तक उसने यही दिया है, तो मैं कहूंगा क्या उसने पूरा पे कर दिया? मुझे बताओ, मिस्टर ए अभी तक 5 रुपए के हिसाब से पे कर चुके हैं, अभी 5 रुपए के हिसाब से आना बाकी है कंपनी को, तो मैं ये कह दूं कि सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप नहीं, मैं क्या कहूंगा अब? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। मिस्टर ए ने अभी 5 रुपए के हिसाब से पे करा, अभी 5 रुपए और आना बाकी है। तो जो शेयर होल्डर अब इतने बड़े बोर्ड खरीदा है, पैसा लगाया है, तो 2 बार क्यों लिखूं? जो शेयर होल्डर सब्सक्राइब करने के बाद शेयर का पूरा पैसा नहीं देता, कंपनी को नहीं देता, कंपनी को, उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कहते हैं। सब है हमारे पास जुगाड़। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सिंपल। तो लॉजिक क्लियर है। तो जिस शेयर होल्डर ने कंपनी को पूरा पैसा दे दिया सब्सक्राइब करने के बाद, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, और जिसने पूरा पैसा नहीं दिया उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कहते हैं। और ये आपको एक जनरल प्रोसेस समझ में आ गया है। तो ये कहानी मुझे बाद में बतानी थी, तो मैंने आज ही बता दी। चलो कल से अब हम प्रैक्टिकल कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है? तो ये आएगा तो डायरेक्ट एंट्री क्या होगी, ये आएगा तो उस केस के अंदर एंट्री क्या होगी। अभी तो बहुत कुछ कहानी है सर, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो चलो ये भी हो गया। अब मुझे अगला क्या पढ़ाना है मैं वो देख लेता हूँ। समझ में आ गया जी? क्लियर है? चलो अब आपको एग्जांपल के साथ समझानी करता हूँ। मिसलेनियस पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा 2 पॉइंट और पढ़ाने। ये तो समझ में आ गया ना, पूरा का पूरा क्लियर हो गया, लॉजिक समझ में आ गया। चलिए तो अब मिसलेनियस पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए 2 टाइप के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर क्लासिफिकेशन भी होता है। क्या क्या? एक होता है कॉल्ड अप, एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल, और एक होता है पेड अप कैपिटल। एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल लिखो, शेयर कैपिटल लिखो पूरा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और एक पेड अप शेयर कैपिटल होता है। अब देखिए ये एग्जांपल है, मान लो 50,000 शेयर इशू करें @100 रुपए ईच, इस हिसाब से इशू करें, ठीक है ना? ये हो गया इशूड्स, इशू ऑफ शेयर, इतने शेयर इशू करें। अब मंगाया कैसे जा रहा है? कह रहा है इशू के टाइम पे कितना मंगाया, इशू के टाइम, जिस टाइम इशू करेंगे जो अप्लाई खरीदेगा शेयर उसको कितना पैसा देना होगा भाई, उसको 20 रुपए के हिसाब से पे करना होगा, ठीक है जी। अलॉटमेंट के टाइम पे उसको कितना पैसा देना होगा, जब शेयर अलॉट करी जाएगी कंपनी द्वारा, तो कंपनी के द्वारा जब शेयर अलॉट कर जाएंगे तो उसको 30 रुपए के हिसाब से पे करना होगा। फर्स्ट कॉल क्या होगा, 20 रुपए के हिसाब से पे करना होगा। पहली बार जब कॉल करेंगे कि पैसा लाओ, अब आपको देना कुछ नहीं, अब कंपनी पैसा मांगेगी मांगे, इसलिए फर्स्ट कॉल बोला, क्योंकि यहां तक तो अलॉट कर दिया ना, शेयर अलॉट हो चुके, उसके बाद शेयर मिल गए, पहुंच गए, अब उसको पैसा देना है। और सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल 30 रुपए के हिसाब से। अब ये समझ में आ गई कहानी,
ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है आपको सारा चीजें जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, जनरल प्रोसेस। अब क्या हुआ कि कंपनी ने पहली कॉल, कंपनी ने इशू प्राइस आपकी कंपनी के पास आ गया, अलॉटमेंट मनी कंपनी ने मंगा लिया और कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी मंगा ली, पर कंपनी ने अभी सेकंड और फाइनल कॉल नहीं मंगाई। तो कंपनी ने कितना पैसा शेयर होल्डर से मंगाया है? कंपनी ने कितना पैसा, देखो यहां लिखो, कंपनी ने कितना पैसा शेयर होल्डर से अभी तक मंगाया है? कंपनी ने क्या कितना मंगाया है सर? इशू का मंगा लिया 20 रुपए के हिसाब से, इशू के पैसा मंगा रखा है, इशू के पैसा तो देना ही पड़ेगा। अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया जब शेयर अलॉट तब, और फर्स्ट कॉल पैसा भी मंगा लिया, फर्स्ट कॉल मनी भी मंगा लिया, पर अभी सेकंड कॉल नहीं मंगाया। तो कंपनी ने कितना पैसा मंगा लिया? पहला 50,000 इंटू 20 रुपए के हिसाब से, 50,000 इंटू 30 रुपए के हिसाब से मंगा लिया, और 50,000 इंटू 20 रुपए के हिसाब से मंगा लिया। तो कंपनी ने अभी तक टोटल 50,000 इंटू 50, 70, 50 और 70, 50,000 शेयर 70 रुपए के हिसाब से पैसा मंगा लिया है। 35 लाख रुपए कितना मंगा लिया अभी तक? कंपनी ने 35 लाख रुपए। तो जो पैसा कंपनी ने अभी तक मंगा लिया है उस पैसे को आज के बाद कहा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। सो बात समझ में आ गई? जो पैसा कंपनी ने अभी तक मंगाया, और यहां पर लिख देता हूं मैं, सेकंड कॉल अभी तक नहीं मंगाई, सेकंड कॉल अभी तक नहीं मंगाई, कंपनी ने सेकंड कॉल नहीं मंगाई। तो जितना पैसा कंपनी ने मंगाया, मैंने कहा, ये नहीं कहा मैंने उसने पे किया, मैंने क्या बोला? मंगाया। फर्क है मंगाया और पे करा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि लाओ भैया इशू का पैसा दो, अलॉटमेंट का पैसा दो, आपने पे कर दिया। मैंने कहा फर्स्ट कॉल का भी पैसा दो, आपने पे नहीं करा। तो मैंने मंगाया तो आपसे तीनों था, पर आपने 2 ही पे करा, 1 नहीं करा। तो जितना आपने पे करा मंगाने से, मैंने आपने मंगाया 70 रुपए के हिसाब से पैसा, मैंने आपके 70 रुपए मंगाए, पर आपने 70 नहीं सिर्फ 50 ही पे करे। तो जितना आपने पे करा उसको पेड अप कैपिटल कहेंगे। सिंपल है। तो मंगाने में और पे करने में फर्क है। जब पेड अप कैपिटल की बात होती है हम शेयर होल्डर के पॉइंट से सोचते हैं, और जब कॉल्ड अप कैपिटल की बात होती है कंपनी के पॉइंट से सोचते हैं कि कंपनी ने अभी तक कितना पैसा मंगाया, जितना पैसा मंगाया उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। और उसमें से कॉल्ड अप में से शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे करा, ठीक है जी, कॉल्ड अप कैपिटल में से शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे करा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से शेयर होल्डर ने अभी तक जितना पेमेंट पैसा पे कर दिया उसको पेड अप शेयर कैपिटल कहेंगे। तो भैया अगर हम बात करें पेड अप कैपिटल कितनी हो गई, तो इसने 50,000 शेयर खरीदे और इसने 50 रुपए के हिसाब से पे कर दिया, 25 लाख रुपए कर दिए, बट नॉट पेड फर्स्ट कॉल मनी। सर व्हाट अबाउट द सेकंड कॉल? भाई सेकंड कॉल तो मंगाई नहीं ना, जब मंगाई नहीं तो पे क्यों करेगा? बात यहां पर क्या हो रही है, कितना पैसा मंगाया और उसमें से कितना पे करा शेयर होल्डर ने। जितना पैसा मंगाया उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे, और उसमें से जितना पे करा उसको पेड अप शेयर कैपिटल कहेंगे। पर यहां पर अगर बात करें तो मंगाया तो फर्स्ट कॉल मनी था, पर पे नहीं करा भाई ने, बाबू ने पे नहीं करा। अब बाबू ने जब पे नहीं करा तो उसमें पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगी सर? 25 लाख रुपए, जितना पे करा पेड अप, और जितना मंगाया वो कॉल्ड अप। कितने सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। हिंदी में सारी बातें लिखवा दी है, किससे लिखवाई है? क्योंकि कल को अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ क्या था।
बस एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं कि भैया एक रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या फर्क होता है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। क्योंकि स्टूडेंट को लगता है ये एक ही है, पर नहीं, ये एक नहीं है, ये अनेक है मतलब अलग अलग है दोनों। चलिए सर जरा बात करते हैं कि रिवर्स और रिजर्व में फर्क क्या है। एक तो यार इसमें सबसे बड़ी दुखी बात है कि एक बारी में सीधी लाइन नहीं गिरती, अब हाथ ऐसे ऐसे घूम के ऐसे हो जाता है, क्योंकि आप जितना आप क्लोज खड़े होते हो उतना पता नहीं चलता आपको। अब बोर्ड के तो मैं काफी क्लोज ही खड़ा हूं। ठीक है जी, तो ये आ गया मान लो रिजर्व कैपिटल और ये आ गया कैपिटल रिजर्व। बस एक थ्योरी रह गई है, बस खत्म। देखिए ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन आपने क्लास ली, ठीक है, और आपने यही बेसिक चीजें नहीं सीखी तो फिर क्या फायदा क्लास लेने का, कोई फायदा है नहीं सर, क्लास लेने का कोई फायदा नहीं जब तक आप बेसिक चीजें क्लियर ही नहीं कर रहे अपनी। तो क्लास लेने का जैसे नॉर्मल तो आप भी कर लेते हैं, क्या आपने कंपनी या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, सॉरी 12th में पढ़ा होगा अपना, 12th में कंपनी अकाउंट चलता ही है, फिर बीकॉम लेवल में भी चढ़ता है। अगर मैं बड़े लेवल की बात करूँ तो इसमें सब बहुत जगह आपने कंपनी अकाउंट पढ़ा होगा, पर हम क्लास क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक अगर क्लियर होता हम तो क्वेश्चन तो हम भी कर दे। चलिए तो इसलिए बेसिक क्लियर कराने के लिए करते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब जो कैपिटल आपने अभी तक मंगाई ही नहीं है उसको अनकॉल्ड कहेंगे। हमने पिछले एग्जांपल देखा कि हमने कौन सी कैपिटल नहीं मंगाई, सेकंड कॉल अभी तक नहीं मंगाई, तो कह सकता हूं सेकंड कॉल को अनकॉल्ड कैपिटल। अब तो समझ में आ रहा है, ठीक है जी, अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ कंपनी वाइंड अप। कितना सरल मतलब बताया गया है, मैं आपको समझाता हूं, अभी इसके बारे में लिख देता हूं फिर समझाता हूं, इसको और लिख देता हूं। इट इज अ पार्ट ऑफ द रिजर्व्स which is not free, which is not free for distribution as dividend। it is not mandatory to have a reserve capital। it is not mandatory to have a reserve capital, मैंडेटरी नहीं है। it is appropriate to transfer capital profit to capital reserve। तसल्ली समझाऊंगा, 2 मिनट दीजिए बस मुझे लिखवाने दो। तीसरा, इट इज एन अनकॉल्ड अप कैपिटल
तीसरा इधर लिख लीजिए, इट इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये बेसिक बात है जो आपको समझनी जरूरी है और खत्म हो जाएगी आज की क्लास, 1 घंटे पार चले गया, बस समझ लो 2 मिनट के लिए। देखिए क्या होता है सर, समझिए, अगर आप ध्यान देंगे तो एक में लिखा है रिजर्व कैपिटल, एक में लिखा है कैपिटल रिजर्व। दोनों ही केस के अंदर कहीं ना कहीं बात हो रही है रिजर्व की, और दोनों ही केस के अंदर कहीं ना कहीं बात हो रही है कैपिटल की, है ना। बस एक के आगे पीछे रिजर्व है, एक के आगे रिजर्व है, एक के पीछे रिजर्व है ना। चलिए, तो अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। रिजर्व का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे। देखो, रिजर्व जब भी हम बनाते हैं वो हम इसलिए बनाते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो हम उस रिजर्व के पैसों से उस अनसर्टेनिटी को कवर कर सके। रिजर्व बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही होता है। फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम पैसा पहले से ही सेव करके चलते हैं कि यार कल को अगर कोई दिक्कत आ जाए फ्यूचर में, आप अपने परिवार में देखो, आप अपनी फैमिली में देखो, इतना पैसा आपके पास पड़ा होगा कि कल को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए कि हाँ इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज पर, राइट। तो रिजर्व का मतलब होता है कि फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स को, लॉसेस को, नुकसान को हो जाए, तो कुछ भी ऐसा कोई हो जाए तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम पहले से पैसा सेव करके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। अब दोनों ही वर्ड में रिजर्व आया है तो मतलब कहानी तो वही है, पर एक रिजर्व किसी और चीज के लिए बनाया जा रहा है, एक रिजर्व किसी और चीज के लिए बनाया जा रहा है। अब जरा समझा, एक पर्सन है मिस्टर ए, उससे हमने पैसा मंगाना था, हमने उससे इशू का पैसा मंगाया, फर्स्ट पहला पैसा इशू का अप्लाई करने के टाइम पर उसको अलॉटमेंट मनी मंगाया कि जब मैं शेयर अलॉट करूंगा तब पैसा लेकर आएगा। उसको पहली कॉल से पैसा मंगा लिया पर उसको सेकंड कॉल का पैसा नहीं मंगाया। अब शेयर होल्डर हमसे कहता है, मिस्टर ए कहता है कि भैया वो सेकंड कॉल का पैसा जो देना था वो कब देना है। हमने कहा रुको रुको अभी नहीं देना, रुको। कुछ टाइम बाद फिर से बोलने लगा कि मिस्टर ए कह रहा है भैया बता दो कब देना है पैसा। उसको एकदम हमने बैठा के देखिए सर हमें ये पैसा आपसे अभी नहीं लेंगे, ये अनकॉल्ड अप कैपिटल है, हम आपसे मंगा ही नहीं रहे, हमें चाहिए नहीं अभी। वो कह रहा है क्यों नहीं चाहिए, कह रहा है सर देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को वाइंड अप हो जाता है। वाइंड अप मतलब कंपनी बंद हो जाती है। मान लो कल को अगर हमारी कंपनी बंद हो जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, पर एक अनसर्टेन है ना, कुछ भी हो सकता है कल को अगर हमारी कंपनी बंद हो जाए तो यार हमें ये पैसा की जरूरत पड़ सकती है कि अपनी लायबिलिटी को चुकाने के लिए। तो कल को अगर हमारी कंपनी वाइंड अप हो जाती है तब हम आपसे पैसा मंगाएंगे और इस पैसे जो आपसे मंगाएंगे उस पैसे को हम अपनी लायबिलिटी को चुकाने के लिए रखेंगे। तो जो पैसा आपने शेयर होल्डर से नहीं मंगाया, अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं उसको, मंगाया ही नहीं, वो कैपिटल आपने तब तक के लिए संभाल के रखा हुआ है कि कल को अगर कंपनी बंद हो जाए, वाइंड अप हो जाए, तो उस अनकॉल्ड कैपिटल को मंगाकर हम अपनी लायबिलिटी को चुका सकेंगे। इस पर्पस के लिए जो आप अनकॉल्ड कैपिटल नहीं मंगाते वो अनकॉल्ड कैपिटल बन जाता है रिजर्व कैपिटल, नॉट कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, क्योंकि आपने मंगाया ही नहीं पैसा। आपने कहा तुम अपने पास रखो, कल को अगर वाइंड अप हो जाए कंपनी तो लायबिलिटी चुकाने के लिए पैसा चाहिए होगा ना, तब मंगाएंगे आपसे। कंपनी के पास ये रिजर्व नहीं पड़ा होता, ये रिजर्व किसके पास है, कंपनी का एक रिजर्व है, पर ये किसके पास है सर, वो पैसा शेयर होल्डर के पास ही है क्योंकि हमने कंपनी ने मंगाया नहीं। ये कहानी आपको समझ में आ गई। पर रेगुलर बेसिस पर नुकसान है, कंपनी बंद नहीं हो रही भैया, कंपनी बंद नहीं हो रही, चलो वो पैसा आप कहां यूटिलाइज करोगे, सिर्फ कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे कि कल को अगर कंपनी बंद हो जाए तो लायबिलिटी चुकाने के लिए काम आएगा वो पैसा जो मंगाया नहीं है, मंगा लेंगे तब। पर अगर कंपनी बंद ही नहीं हो रही तो भाई ये जो बीच में अनसर्टेन लॉसेज आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ एसेट टूट जाता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है अनसर्टेनिटी, उस चीज के लिए पैसा कहां से लाए। तो कंपनी ने कहा कि जो हर साल आपका प्रॉफिट होता है ना, हर साल जो आपका प्रॉफिट होता है उस सारा प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर में मत बांटो। अगर सारा ही प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांट दोगे तो खुद के लिए क्या रखोगे, कंपनी के लिए क्या रखोगे, कंपनी को ग्रो कैसे करोगे। इसलिए कहा कि हर साल जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट बचा लेना फॉर अनसर्टेन इवेंट। जो पैसा आप हर साल के प्रॉफिट में बचाओगे उस पैसे को कैपिटल रिजर्व कहा गया। ये वाइंडिंग अप के टाइम के यूज नहीं करेंगे, ये कल को 1 साल 2 साल बाद कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, कोई लॉस हो जाए हमें, तो उस पैसे को यूज वहां कर सकते हैं। पर वाइंडिंग अप के टाइम पे जो पैसा यूज करते हैं, हम पैसा यूज करते हैं उसको अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, कल को अगर हमारा कोई प्रॉफिट हो जाता है उसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं,
उस प्रॉफिट में से अगर कोई पैसा हम बचा लेते हैं और उस पैसे को हम फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए यूज करते हैं, उसको कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया है ना क्लियर। चलिए अब यहां पर क्या लिखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। हम डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटते, क्योंकि सारा प्रॉफिट अगर डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को बांट देंगे, शेयर होल्डर ने पैसा लगाया ना, हमें उसको रिटर्न भी तो देना है, भूल गए, शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, हमें उनको रिटर्न देना है। अब सारा रिटर्न हम बांट देंगे प्रॉफिट का, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी के लिए कुछ तो पैसा होना चाहिए ना, कि कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो कैसे चुकाऊंगा, इसलिए उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और ये क्या होता है, अप्रोप्रिएट मतलब सही होगा, ये बहुत सही होगा कि आप अपने हर साल के कैपिटल प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व के तौर पर डालो। कैपिटल प्रॉफिट कैसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट बेच दी, एसेट बेचकर होने वाले प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है जी, ये सब। और ये कहां से निकाला जाता है, कैपिटल रिजर्व कहां से बनाया जाता है, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में से इसको निकालकर अलग रख दिया जाता है। जबकि अगर आप इधर देखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, जो मंगाई नहीं, और ये कब मंगाऊंगा, विच इज कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ कंपनी वाइंडिंग, जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तब ये पैसा मंगाऊंगा, और तब तक के लिए नहीं मंगाने वाला। इसलिए मंगाऊंगा, कल को वाइंड अप हो जाएगी तो लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी ना कंपनी को, अपनी एसेट, कंपनी जब वाइंड अप होती है तो सारी एसेट बेचकर कंपनी की लायबिलिटी चुकाई जाती है, तब ये पैसा वहां काम आ जाएगा। इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ रिजर्व कैपिटल, जरूरी नहीं है कंपनी, अब इतना टाइम बाद कहीं कंपनी को अब टाटा कंपनी है, वो थोड़ा रिजर्व कैपिटल बना के रखी, टाटा कंपनी का भी वाइंड अप होगी नहीं, रिलायंस होगी नहीं वाइंड अप, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी, इनका पैसा इतना ही बात है, तो वाइंड अप तो होने के चांसेस नहीं है, तो वो थोड़ा रिजर्व, वो तो मंगा लेगी भैया पैसा। तो ये मैंडेटरी नहीं है लॉ के तहत पे कि मंगाना ही पड़ेगा आपको, ये रिजर्व कैपिटल बनानी पड़ेगी, अनकॉल्ड कैपिटल रखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, मैंडेटरी नहीं है सर, आपकी मर्जी, आपको लगता है तो करो, नहीं लगता तो मत करो। अब टाटा कंपनी ये सब नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि टाटा कंपनी को पता है सर हम कभी वाइंड अप होंगे नहीं, तो हमारे को इस पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो हमें तो शुरुआत में मंगा लेंगे, एक साल के अंदर अंदर ही सारा पैसा मंगा लेंगे शेयर होल्डर से। क्लियर हो गया जी, इट इज नॉट मैंडेटरी। और ये क्या होता है, रिजर्व कैपिटल इज नॉट अदर थिंग, रिजर्व कैपिटल और कुछ नहीं, क्या है, रिजर्व कैपिटल एक अनकॉल्ड कैपिटल होती है जो हम वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाते हैं। होप आपको ये बात समझ में आ गई और आज के लेक्चर क्लियर हो गए। आज के लेक्चर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है मैंने आपको, कल अब मैं आपको प्रैक्टिकल कराने जाऊंगा, कल की क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको जर्नल एंट्री स्टार्ट करवा दूंगा, प्रैक्टिकल जर्नल एंट्री स्टार्ट हो जाएगा हमारी नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो जरूर शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको चीजें समझ में आती है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।